May I come in? आइए। थैंक यू। यस, अभी आप एग्जिस्टिंग सर्विस में हैं? जी, मैं नर्सिंग अधिकारी के रूप में पाली जिले में नियुक्त हूँ सर। कहाँ है? पाली में हूँ सर। पाली में, प्रॉपर पाली में? प्रॉपर पाली में सर। गवर्नमेंट कॉलेज होगा, स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर चलता है सर, वहाँ पोस्टेड हूँ सर। अच्छा, वहाँ पोस्टेड है। और आपने ये डिप्लोमा ऑन्कोलॉजी में किया है? हाँ, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। ऑन्कोलॉजी नर्सिंग जी। इसमें क्या स्पेशलिटी है सर? कैंसर से संबंधित जो डिजीजेज है उनके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उनके नर्सिंग से संबंधित एक मेडिकल की ब्रांच है सर। क्या क्या कौन सा टेस्ट क्या है कैंसर का? सर कैंसर के वैसे तो बहुत सारे टेस्ट है सर। कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट जिसमें पेट स्कैन है, फ्लोरोस्कोपी स्कैन है, और बाकी स्पेसिफिक में एफएनएसी है, बायोप्सी है, कुछ प्रकार के। बायोप्सी में क्या टेस्ट करते हैं? बायोप्सी में टिश्यू में जो होने वाले चेंजेज हैं उनको देखने का प्रयास किया जाता है। टिश्यू चेंजेस के अलावा और कोई? वो तो हिस्टोलॉजी हो गया, हिस्टोपैथोलॉजी हो गया तो। जी हाँ, हिस्टोपैथोलॉजी के अलावा और क्या कौन सा टेस्ट है कैंसर का? एफएनएसी में और बायोप्सी में तो हिस्टोपैथोलॉजी ही की जाती है सर। बाकी रेडियोलॉजिकल टेस्टेज है। एक पैप टेस्ट भी होता है क्या? पैप टेस्ट होता है, स्पेसिफिक जो सर्वाइकल कैंसर है केसेस में उसको डिटेक्ट करने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। क्या, व्हाट आर द ऑन्को फैक्टर्स? बहुत सारे ऑन्को फैक्टर्स है हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आने की वजह से ये जो कुछ केमिकल्स का हमारे बॉडी पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि हमारे खान पान में वगैरह में सब में आने लगा है। प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज होने के बाद में माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में काफ़ी गया है। अच्छा। फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का अपन यूज कर रहे हैं सर। ये अल्टीमेटली ऑन्कोजीन्स को या कुछ इस प्रकार के जो हमारे ऑन्कोजीन इज डिफरेंट थिंग। ऑन्कोजीन इज डिफरेंट थिंग सर। ऑन्कोजीन कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय दीस फैक्टर्स। हाँ, ऑन्कोजीन इनसे इफेक्ट अगर म्यूटेशन अगर हो जाए तो हो सकता है सर। ऑन्कोजीन तो जब एक्टिव होगा, फैक्टर कैसा भी हो, वो तो फिर कैंसर करेगा ही करेगा। जी सर। किसी भी एज पे एक्टिवेट होगा तो कैंसर करेगा। जी सर। और कई बार किसी के 80 साल में होना हो, उससे पहले डेथ हो जाए तो कैंसर होगी ही नहीं। जी। अच्छा, क्या वायरल भी होता है कि कैंसर? जी, कुछ वायरस की वजह से भी होता है, जैसे एचपीवी वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसकी वजह से होता है। एचआईवी वायरस भी कई बार ऑन्को फैक्टर की तरह काम करता है। एचपीवी का कोई वैक्सीन निकला है क्या अभी? एचपीवी का वैक्सीन वैसे तो पहले से अवेलेबल है, लेकिन अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में शुरू किया। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में भी बनाया है सर। अच्छा अच्छा। तो इसको अभी हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें शामिल करने का प्रयास अभी चल रहा है। अपना कौन सी कैंसर ज्यादा कॉमन है इंडिया में? सर कैंसर में ओवरऑल लंग्स कैंसर आजकल क्यों लंग कैंसर क्यों है? टॉबैको यूजेस और जो स्मोकिंग की वजह से ये इसके प्रेवलेंस। ओनली स्मोकिंग? मोस्टली बड़ा कॉज इसमें टॉबैको यूज और स्मोकिंग ही है सर। बाकी जेनेटिक्स, पॉल्यूशन भी तो है। जी, पॉल्यूशन भी है सर। पॉल्यूशन भी तो है इसके रीजन। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, जीएनएम में अभी आप तो सारे ही इंजेक्शन वगैरह सब लगाते होंगे, आप पूरा काम देखते होंगे? जी सर, 2015 तक मैं क्लिनिकल में था सर। अच्छा। 2015 के बाद में मैं जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर है सर, वहाँ पोस्टेड हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर में आप? जी, वहाँ पर उनसे संबंधित ही कार्य रहता है सर। अच्छा, तो ट्रेनिंग में क्या देते हैं आप? ट्रेनिंग में मेरे पास कुछ सब्जेक्ट है सर, उनको मैं पढ़ाता हूँ। और जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है? एनाटॉमी फिजियोलॉजी करके और एनाटॉमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को मिलाकर बायोसाइंस सब्जेक्ट है सर, वो मेरे पास है सर। अपने घरों में ऐसा कौन सा कारक है जो कैंसर करता है? सर घरों में ये आजकल शुरू हो गया कुछ। हम जो ये डिसइंफेक्टेंट यूज में लेते हैं, ये एक बड़ा कारण है। डिसइंफेक्टेंट जो फिनाइल बेस्ड जो डिसइंफेक्टेंट है और कुछ जो फ्यूम्स क्रिएट करने वाले हैं, उनसे होता है सर। ये पानी का आता है बोतलों में, आजकल पानी पीते, मिनरल वाटर। जी सर। क्या ये यूजफुल है? सर हाँ, इकोलॉजिकली देखे तो सस्टेनेबल नहीं है सर। कैसे, क्या है इसमें? सर इकोलॉजिकली ये वेस्ट जनरेट करता है सर। ये रिसाइकलेबल प्लास्टिक यूज में नहीं लिया जा रहा है।
तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये एक वेस्ट बर्डन बढ़ा रहा है सर। मैं आपकी बातचीत सुन रहा था इतनी देर से। जी सर। आपकी अपनी फील्ड की बड़ी इम्प्रेसिव नॉलेज है, इम्प्रेसिव नॉलेज है। 25 साल की नौकरी हो गई आपकी, रेगुलर नौकरी है पूरी? रेगुलर नौकरी। इतनी इम्प्रेसिव नॉलेज के साथ ट्रेनर हैं आप, उस फील्ड में हैं जो इसमें बर्निंग इशू है, तो व्हाट इज ह्यूमन सोसाइटी, आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं? सर मैंने लंबे समय तक इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की है सर। सर्विस के दौरान ही मुझे कुछ लोक सेवकों के कुछ अनुभवों से थोड़ा सा मेरे को इस फील्ड में आने की प्रेरणा मिली है सर। उसके बाद में मैं 2011 तक मैं ग्रेजुएट नहीं था सर। 2012 से मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया जब मुझे प्रेरणा मिली, तो उसके बाद 2015 तक मैंने ग्रेजुएशन के बाद में मैं इसके बारे में सोचने लगा सर। ये फील्ड थोड़ा डाइवर्स फील्ड भी है, मुझे सेवा के एक क्लिनिकल के अलावा और भी मौके इसमें मिलेंगे, चैलेंजेस भी है, और सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप से भी अगर देखा जाए तो राजस्थान की सबसे अच्छी सर्विसेज में आती है सर। अच्छा, ओके। ग्रेजुएशन किससे किया आपने? इसमें मेंशन नहीं किया शायद। ग्रेजुएशन 2009 में नहीं, ग्रेजुएशन का आपने उल्लेख नहीं किया इसमें। अच्छा, बीएससी नर्सिंग किया है? बीएससी नर्सिंग 2015 में मैंने किया सर। ओके ओके, फाइन, ठीक है। रीडिंग बुक्स आपकी अपनी हॉबी बताइए। जी सर। ओके, तो मसलन जैसे कुछ प्रेमचंद जी के नॉवल पढ़े लास्ट। अभी मैंने कुछ 2 बुक्स हैं फॉरेन ऑथर्स किया सर। कौन सी? एक डॉन मैगुएल करके है जिनकी 4 एग्रीमेंट करके एक बुक है सर। हाँ हाँ, वो पढ़ी है। और एक विजडम ब्रिज करके दाजी कमलेश पटेल जी हैं सर। कौन? कमलेश पटेल जी जो हार्टफुलनेस एक इंस्टीट्यूट। अच्छा, उनकी एक बुक है विजडम ब्रिज। वो तो सेल्फ हेल्प बुक होगी टाइप। हाँ, ऑलमोस्ट सेल्फ हेल्प बुक है। अच्छा, तो प्रेमचंद जी के हिंदी में आपने प्रेमचंद जी को पढ़ा है? और प्रेमचंद जी को पढ़ा है सर। कुछ नॉवेल मैंने अमृता प्रीतम जी के भी पढ़े हैं सर। और भी मैंने नॉवल तो पढ़े हैं सर, लेकिन अभी रिसेंट मैंने कुछ ऐसा हिंदी में कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ा नहीं सर। अभी एक बुक जरूर लेके आया हूँ मैं, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया सर। कौन सी? तुमड़ी के शब्द करके एक है सर, बद्रीनारायण की। बद्रीनारायण जी, अच्छा जी, ठीक है। तो ये गोदान क्या व्यक्त करता है? प्रेमचंद का उपन्यास, कुछ आइडिया है आपको गोदान के बारे में? जी सर। गोदान सर उस समय की जो किसानों की जो स्थिति है, उस स्थिति के बारे में बताने की कोशिश करता है सर। हिंदी कोई ऐसे डॉक्टर भी हैं क्या हिंदी में जो इसमें बड़े लेखक हैं? हिंदी के डॉक्टर, वो सॉरी, हाँ, बेसिकली प्रोफेशन से डॉक्टर और हिंदी के बड़े लेखक। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके, इस जो ये आप तो ट्रेनिंग में वैसे पर हॉस्पिटल में भी रहे हैं। जी सर। ये जो स्कीम है चिरंजीवी योजना, तो उससे हॉस्पिटल पे ओवरऑल कैसे इम्पैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़े? सर हॉस्पिटल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए हैं सर। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बीमा कंपनी की वजह से जो इनको रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, इनको हॉस्पिटल्स के लिए नहीं, सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट हो गया सर। कैसे? ये जो बीमा कंपनी है सर, ये हर पैकेज के लिए पे करती है सर। हाँ हाँ, तो इनका रेवेन्यू जनरेशन होना शुरू हुआ है, इसलिए उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार है। सफाई की व्यवस्थाओं में, और जो टेक्नोलॉजिकली जो गैजेट्स खरीदना है, टेक्नोलॉजिकली जो उपकरण खरीदना, इन सब में भी बड़ा अच्छा सुधार है। नहीं तो जैसे ये जो मॉडल है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, ये मॉडल जो इंश्योरेंस पे बेस्ड है, ये वायबल है क्या? आप तो सस्टेनेबिलिटी को अच्छी तरह समझते हैं, ये यानी कि वेलफेयर की दृष्टि से वायबल है या ओवरऑल वायबल है क्या, कि हम एक नेक्सस बन जाए इनका, इंश्योरेंस कंपनियों का? तो ये वायबल है क्या ये? सर मुझे लगता है वायबल है सर, क्योंकि एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट हेल्थ सेक्टर में आ रहा है सर। हमारी जो गवर्नमेंट्स के पास में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, अभी भी हेल्थ सेक्टर पे जो 6% के आसपास होना चाहिए, वो नहीं है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है या पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कम होता है इससे? सर भाई आप इक्विपमेंट खरीदेंगे तो पैसे नहीं, आप तो सारा पैसा तो चिरंजीवी के अंदर जनता को बांट दोगे, आप इक्विपमेंट कैसे खरीदोगे? बजटिंग का एक हिस्सा तो जाएगा, उसका एक मेजर शेयर आपने लोगों को दवा खरीदने के लिए और फ्री जांच में दे दिया, तो आप इक्विप्ड कैसे करोगे सब अपने सरकारी हॉस्पिटल्स को? जी सर इक्विपमेंट के बारे में भी इसमें है सर, लेकिन मुझे लगता है सबसे अच्छा इफेक्ट इसका आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो पेशेंट्स का होता है सर,
उस पर बहुत हद तक इसमें कमी आई है सर। ये एक बड़ा इम्पैक्ट है, जिससे लोग बीमारी की वजह से जो गरीबी रेखा से नीचे जा रहे थे, उनमें काफ़ी हद तक इसमें सुधार राजस्थान में होने लगा है सर। इक्विपमेंट भी इसमें खरीदे जा रहे हैं सर। कुछ स्कीम्स है जो पीपीपी पर रन कर रही है हमारे हॉस्पिटल्स में, जैसे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में एमआरआई स्टैब्लिश हुई है, जिला लेवल स्तर पर एमआरआई स्टैब्लिश हुई है, कई और जांचें भी स्टैब्लिश हुई है, तो उसमें पीपीपी लेवल पर ये भी काम किया जा रहा है साथ साथ ही। ओके, ठीक। अभी आपने पीपीपी मॉडल की बात की। जी सर। रोडवेज डेवलपमेंट के लिए पीपीपी बहुत अच्छे से काम किया है जी, बहुत अप्रिशिएट होता है ये मॉडल। और इनफैक्ट जब भी पीपीपी की बात आती है तो केवल रोड और हाईवे नेटवर्क की बात होती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? जी सर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ समय पहले कुछ पीएससी और सीएससी को पीपीपी पर देने का प्रयास किया था सर। लेकिन मुझे लगता है इसमें शायद रेवेन्यू जनरेशन के स्कोप ज़्यादा नहीं है इसमें सर, इस वजह से शायद सक्सेस नहीं हो पाया सर। आप डॉक्टर या नर्सिंग होने को एक जॉब मानते हैं, एक ड्यूटी मानते हैं? सर ये एक सर्विस है सर, जॉब और ड्यूटी से भी ज़्यादा सर्विस है। सर्विस है, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ, क्या समझते हैं आप यूनिवर्सल हेल्थ से? सर यूनिवर्सल हेल्थ में एक्सेसिबल हेल्थ और अफोर्डेबल हेल्थ की बात की जाती है सर। हर एक वर्ग तक पहुँच हो और हर एक व्यक्ति स्वास्थ्य पे जब भी खतरा हो तो कम से कम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुँच सके और उसका उपयोग ले सके सर। राइट टू हेल्थ की बात होती है। जी सर। ठीक है, बट जब आप रियलिटी में हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो जीडीपी का एक बहुत कम पोर्शन उस पर खर्च होता है। लगभग कितना हम जीडीपी का खर्च करते हैं हेल्थ पे? अराउंड 2% से। अराउंड 2%। और मिलिट्री पे हम आई गेस 7-8% करते हैं। ठीक है, ज़्यादा एसेंशियल हेल्थ है या अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना है? सर मिलिट्री और हेल्थ दोनों के अलग अलग मायने हैं सर। हेल्थ भी भारत जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन पे खर्च करे ज़्यादा, हेल्थ पे करे, न्यूट्रिशन पे करे, या फिर अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाए? सर हम आसपास बहुत सारे देशों से हम हमारी जो बॉर्डर साझा करते हैं सर, इसमें पाकिस्तान जैसा देश भी है, चाइना भी है सर। वहाँ से हमें जो चैलेंजेस हमें मिलते हैं, इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारी मिलिट्री भी सक्षम होनी ही चाहिए सर। हम इसमें प्रयास कर ही रहे हैं और साथ साथ इसमें मैं सरकारों की प्रशंसा भी मैं करना चाहूँगा सर, जहाँ इनके साथ साथ में हमारी सरकारें गरीबों के लिए भी बहुत अच्छा कर रही है सर। डेमोग्राफिक डिविडेंड का नाम सुना होगा आपने? जी सर, सुना। क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? जनसांख्यिकी का वो भाग है जो हमारे लिए लाभकारी हो सर, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड। कौन सा इसमें ग्रुप आता है, एज ग्रुप कौन सा लिया जाता है? सर 15 साल से 59 साल का जो एज ग्रुप, एज सेगमेंट है जो, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में माना जाता है सर। आप आप जहाँ काम कर रहे हैं पाली है, पाली में बहुत सारी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं आप देखते हैं वहाँ पे? सर इसमें सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से होने वाला वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है सर। और इसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन और की वजह से भी एक बड़ी समस्या पैदा हो। तो वहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए सरकार कोई योजना चला रही है या लोकल लेवल पे कोई योजना चल रही है? सर पॉल्यूशन को कैटर करने के लिए तो वहाँ पर सरकार ने और वहाँ के उद्यमों ने मिलकर कुछ CETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की सर। वहाँ पे STPs हैं, वर्किंग है वो? STPs के अलावा मैं CETP की बात कर रहा हूँ सर, जो वर्किंग है वहाँ पे? वर्किंग है सर, 6 है वर्किंग है। साथ में अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर एक कुछ CETP को ZLD, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के साथ में भी जोड़ा है सर। उसके बाद में कुछ सुधार हुए भी हैं सर। पॉइंट और नॉन पॉइंट पॉल्यूशन सोर्स में क्या डिफरेंस होता है? पॉइंट तो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो पॉइंट सोर्सेज है सर। ओवरऑल पाली में जो पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं वो पॉइंट सोर्सेज हैं या नॉन पॉइंट सोर्सेज? मोस्टली पॉइंट सोर्सेज है, जहाँ से फैक्ट्री के जो एफ्लुएंट निकलते हैं सर, उनको नालों में या नदियों में मिला लिया जाता है, पॉइंट सोर्सेज। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं? जी सर। आज के पेपर में कौन सी ऐसी न्यूज़ थी जिसको आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे? सर एक तो भारत ने चंद्रयान 3 का लॉन्च किया है सर, ये बड़ी न्यूज़ है सर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, उनके संबंधित एक न्यूज़ है सर। चलिए बताइए, भारत और फ्रांस के बीच में बहुत सारे युद्धाभ्यास होते हैं, कौन कौन से हैं वो? सॉरी सर, मैं भी राफेल डील हुई है कुछ, क्या है वो?
राफेल एक फाइटिंग एयरक्राफ्ट है सर। भारत ने फ्रांस के साथ में इसमें डील की है सर। कुछ तो 6 या 7 में एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, भारत को दिए हैं, बाकी सब भारत में बनाने के लिए सहमति। इसके अगले चरण में अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए हैं तो साथ में राफेल एम करके एक जो नेवी वर्जन जो है इसका, उसके लिए भी डील हुई है सर। आप मुझे विजडम और मैच्योरिटी के डेफिनेशन बता सकते हैं? विजडम, मैं मैच्योरिटी जहाँ तक मुझे लगता है एज रिलेटेड है, या एक एज के साथ में जो गेन करता है व्यक्ति वो शायद मैच्योरिटी है। और विजडम में भी हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में सॉरी मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ। नॉलेज और विजडम में अंतर बताइए। जी, विजडम तो स्पॉन्टेनिटी, आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने में आप कितने एस्पेक्ट को एक साथ कवर कर पा रहे हैं, शायद ये विजडम है। और नॉलेज में ये एक तरह से डाटा, या मैं ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। ओके, आपके जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? सबसे बड़ा रिग्रेट तो ये है कि ये 2011 में जो मुझे एहसास हुआ, हो सकता है शायद अगर पहले होता तो मैं अभी तक लोक सेवक बन चुका होता सर। फिर आपने जिंदगी का सबसे वाइज डिसीजन क्या है? सबसे वाइज डिसीजन में मैं शायद मेरा सोशल जो एक एस्पेक्ट है, मेरा शादी के लिए जो मैंने मेरी पत्नी को चुना, ये मेरा वाइज डिसीजन था। क्या चीज़ है आप वाइफ के बारे में बोलना चाहेंगे कि हाँ इसकी वजह से? मैम, जब भी मुझे ज़रूरत हुई उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। आज इस एज में जब मैंने ये सोचा कि मैं आरएस के बारे में सोचूं, तो कंप्लीट सपोर्ट मेरे साथ है। मुझे घर की तरफ से ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। मैं सोचता हूँ ये मैं यहाँ पर लकी रहा हूँ। ये विजडम है कि आपने ह्यूमन रिलेशनशिप्स, आपका विजडम आप सर्विस में यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। नॉलेज आपका, जो सर ने पूछा, आपके फैक्ट्स, लेकिन आपका एक्सपीरियंस आपका विजडम है। थैंक यू मैम। वेल, क्योंकि आप ऑन्कोलॉजी से कंसर्न है, सिंपल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। ये ब्लड कैंसर होता कहाँ है? तो ब्लड कैंसर जहाँ ब्लड की सेल्स का निर्माण होता है, मुख्यतः हमारा जो बोन मेरो में जहाँ पर ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, वहीं पर इनका प्रोलिफरेशन जो है उसी को अपन ब्लड कैंसर। बोन मेरो? ऑलमोस्ट ऑल सभी बोन्स में जहाँ पर भी आरबीसी का येलो बोन मेरो? हाँ, रेड बोन मेरो मोस्टली। सही, रेड बोन मेरो। थैंक यू।